हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं जो कि मैथ्स का है। और ये प्रैक्टिस सेट आप एमपी टेट, सी टेट, रीट और यूपी टेट छत्तीसगढ़ मतलब जितने भी राज्य के टेट होते हैं उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 8th तक की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें 10 पेडोलॉजी के क्वेश्चन है, अंतिम के बाकी 20 मैथ्स के क्वेश्चन है। और कोशिश करें कि अगर आप ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन लगाते हैं तो इसका पेपर में आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो संख्या है, ठीक है, 2137 की घात 753 का इकाई का अंक कितना है। तो यार हम इतना जानते हैं, इससे पहले के भी यदि आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे होंगे तो हम जो पावर है उसमें डायरेक्ट 4 का भाग दे देते हैं, मतलब 753 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 4 का जब भाग देंगे तो 4 एकम कितना, 4 बचेगा कितना, 3। अब भाग देंगे यहाँ तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 बचेगा 3, और 4 8 32, मतलब फाइनली हासिल का कितना, मतलब शेष कितना बच जाएगा, तो 1। किसमें, जब हमने घात 753 में भाग दिया तो जितना शेष बचता है, ठीक है, उतना हम इकाई, यहाँ इकाई का क्या है 7, उसकी घात जितना शेष बचा उतना लगा देंगे। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 7। तो हम ये बोल सकते हैं कि इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। जो लोग ये नहीं समझ रहे तो एक चीज याद रखो, जितने शब्द बोल रहा हूँ यही करना है। जो घात होती है उसमें 4 का भाग देते हैं, जितना शेष बचता है उतना इकाई की घात लगा देते हैं। तो इकाई का अंक यहाँ 7 था, एक शेष बचा इसलिए 1 लगाया। अब सॉल्व करेंगे तो आएगा 7, मतलब इस पूरे को भी जब आप सॉल्व करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 7। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है यार कि 114 गुणा 116 का गुणा करना है। ठीक है, मतलब 114 और 116 का गुणा करना है। तो यार अगर आपको क्रॉस मेथड आती होगी तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना है। 6 चौक 24, 24 का कितना 4, बचेगा कितना 2। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 4 एकम 4, 6 और 4 कितना 10, 10 और 2 12, 12 का 2, हासिल का कितना बचेगा 1। अब उसके बाद हम गुणा किसका करते हैं, 6 का करते हैं 1 में तो 6 एकम 6, 4 का करते हैं 1 में तो 4 एकम 4। ठीक है, और 1 का 1 में गुणा कर देना, मतलब इस 6 का 1 में गुणा करा तो 6, 4 का 1 में गुणा करा तो 4, 6 और 4 10, और 1 का 1 में करा तो 10 और 11, और हासिल का 1 तो 12, 12 का 2, बचेगा कितना 1। फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 और 1 2 और 1 कितना 3, और फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। फाइनली आंसर आ जाएगा 132 24। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पैलिंड्रोम संख्या कौन सी है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ रखा होगा यार, पैलिंड्रोम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसको दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसी हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं 2 5 2, ठीक है, इधर से पढ़ूं तो भी 252, इधर से पढ़ूं तो भी 252, तो ये संख्या भी पैलिंड्रोम संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वह संख्या जो दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसी दिखाई दे वो पैलिंड्रोम संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम इसे पढ़ें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 23,46,432, और इधर से भी पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 लाख। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 46,432, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। मतलब ऐसी संख्या जिसको दोनों तरफ से पलटा कर अगर हम लिख दे तो वो एक जैसी संख्या, जैसे 252 को पलटाएंगे फिर भी 252 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनको दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसी आए वो पैलिंड्रोम संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब जिसको अंश बटे हर में लिख सकते हैं। तो देखो यार, कर्णी 2 को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ऐसी आगे तक आते जाएगा। कर्णी 3 को भी हम दशमलव में नहीं लिख सकते, और ये भी संख्या आगे तक है, मतलब ये कहां पर एंड होगी ये नहीं पता, परंतु हम इसको लिख सकते कितना 9/10, और जो भिन्न में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सा नोट प्रचलित में नहीं है। तो 10 रुपए का नोट चलता है यार, 20 का भी चलता है और 2000 का भी चल रहा है, मतलब 1000 का नोट प्रचलित में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छठवां कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं यार। तो हम इतना आपने पढ़ा क्या है होंगे 6th क्लास में, ये दिया है तो देखो 3 दूनी कितना 6 और 5 एकम कितना 5, तो उसने बढ़ता क्रम बोला, परंतु यहाँ पर ये संख्या आ गई 6 और ये आ गई 5, मतलब ये बढ़ते क्रम में, ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसको चेक कर लेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये भी घटते क्रम में, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। इसको देखेंगे तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6। ठीक है, ये तो अभी यहाँ तक सही है। अब ये चेक कर लेते हैं तो 4 दूनी कितना 8 और 5 दिया कितना 15, मतलब ये छोटी और ये बड़ी है, यहाँ तक भी सही है। और 7 दिया 21, और यहाँ करेंगे तो 4 छंग
24। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चाहो तो आप चेक कर लो, ये बढ़ते क्रम में है, मतलब आरोही क्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संख्या हमें दे रखी है कितनी, 35.507 का विस्तारित रूप होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम 35 जो है 35.507 है, तो हम देखो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो ये 30 + 5 है, ये 30 + 5 है, ये 30 + 5 और ये 30 + 5 है, मतलब चारों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। परंतु हम जैसे ही थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 बटे कितना 10। ठीक है, तो 5 बटे 10 इसमें नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो पहला आंसर है या तो तीसरा आंसर है। अब जो 0 है तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 बटे 100। ठीक है, अब हम 7 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 बटे कितना, 3 अंकों बाद है तो 7 बटे 1000, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना आ जाएगा 35.507। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 4 बटे 8, 6 बटे 7 और 2 बटे 15 का महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक अगर हम भिन्न का निकालते तो जब भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालते तो अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का क्या निकालते तो लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो अंश का क्या लेना, जब महत्तम समापवर्तक तो 4, 6 और 2 का महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2, और हर का लेना है क्या लघुत्तम समापवर्तक, तो इनका जब लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना जाएगा 15 सत्य 105। ठीक है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक 105 जाएगा, मतलब इन भिन्नों का जब आप क्या लोगे महत्तम समापवर्तक, तो ये फॉर्मूला लिखा है आपके सामने कि अंश का महत्तम और हर का लघुत्तम लेंगे तो महत्तम समापवर्तक निकलेगा भिन्नों का, तो अंश वाली संख्या का महत्तम 2 और हर वाली संख्या का लघुत्तम 105, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि श्रीमती और श्री नैरथ के 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, तो देखो एक श्रीमती हो गई और एक कौन हो गया नैरथ, इनकी पुत्री कितनी हो गई 3। ठीक है, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो यार देखो एक भाई है तो पहली वाली का भी ये एक ही भाई होगा, दूसरी वाली का भी यही भाई होगा और तीसरी वाली का भी यही भाई होगा। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 1 6, मतलब टोटल कितने सदस्य 6, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और यार मैं इस प्रकार से क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि मैं ये मान के करा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को आप पहले वीडियो रोक रहे होंगे और खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, उसके बाद मेरे द्वारा सॉल्व किए गए सॉल्यूशन को देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 172 तक की सम संख्या का औसत कितना होगा, तो 172 तक सम संख्या मतलब खुद 172 भी है, तो देखो पहली सम संख्या तो 2, फिर 4, फिर 6 और ऐसी अंतिम संख्या कितनी आ गई 172। जब हम औसत निकालते तो हम करते क्या है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 2 + 172 और बटे में किसका 2 का भाग दे देते तो डायरेक्ट आ जाती है औसत, मतलब औसत आ जाता है तो 174 बटे में जाएगा 2, तो 2 8 16 और 2 7 14, मतलब एवरेज आ जाएगा कितना 87, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो देखो यार कितने पेन बेच रहे हैं हम 144 पेन बेचने पर, तो हमको बेचना है कितने 144 पेन, 1 मिनट समझना इसको। अब देखो टोटल 144 पेन बेचना है, तो हमने 144 पेन खरीदे भी होंगे, तो 144 पेन बेचना है तो 144 बेचना है, तो खरीदे भी कितने होंगे 144 खरीदे होंगे। हमें लाभ हो रहा है 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 6 के क्या विक्रय मूल्य, मतलब यहां पर आ जाएगा 6 का एसपी। तो देखो खरीदे कितने थे हमने 144 एसपी, बेचे भी कितने 144 सीपी, और हमें लाभ हो रहा है कितने का 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि सॉरी के बराबर सॉरी क्या हो रही है हानि हो रही है ना, तो हानि हो रही तो यह जाएगा लॉस। ठीक है, लॉस हो रहा है 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। अब हानि का फॉर्मूला क्या होता है यार, तो लॉस बराबर से जब हम सीपी में से एसपी को घटाते हैं तो हानि आती है। अब देखो लॉस हमारे पास कितना है 6 एसपी, तो यहाँ जाएगा 6 एसपी बराबर से सीपी का मान कितना है तो 144 सीपी और एसपी का मान कितना है तो 144 एसपी। ठीक है, 144 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 150 एसपी बराबर से 144 सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे अगर हम सॉल्व करें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पर कि एसपी बटे सीपी बराबर से 144 बटे में जाएगा 150,
मतलब वस्तु खरीदी थी कितने में, पेन जो भी खरीदा है 144 में और बेचा कितने में 150 में, सॉरी खरीदा कितने में 150 में, बेचा 144 में, तो 6 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस पर, तो 150 पर, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट निकलेगा। और मैं ये समझा कर मतलब ये मानकर कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें आती होगी। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 ते कितना जाएगा 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब कितने परसेंट का लॉस होगा, तो 4% का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और समझ में ना आया हो तो थोड़ा बैक करके देखिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन शायद आपने कर रखे होंगे तो आपको ये चीजें जरूर समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। अब देखो यार, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अगर मैं ये मान लूं कि ये वस्तु 100 रुपए की थी होगी, ठीक है, मतलब आंसर यही है। अगर वस्तु 100 रुपए की थी, बेच कितने में दी, 90 में, तो 10 रुपए की क्या हो गई, हानि। और 100 से जितने कम में बेची उतने ही परसेंट क्या होता है, लॉस। तो 10% के नुकसान पर बेची और बेची कितने में, 90 में, मतलब वस्तु थी कितने की, 100 की थी, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गोलू ने 12% सरल ब्याज से, ठीक है, मतलब देखो यह क्या है, रेट 12% सरल ब्याज से 3 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार ली, मतलब जो धनराशि उधार ली वो नहीं पता पर 3 वर्षों के लिए ली। यदि उसे ब्याज के रूप में 5,400 रुपए देने पड़े तो उसने धनराशि कितनी उधार ली थी। तो देखो यहाँ पर रेट का मान कितना है 12%, वहीं पर टाइम की अगर हम बात करें तो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें तो उसने साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, तो 5,400 रुपए। तो हम जानते हैं यार साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ऐसा ही बराबर से P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना 100। हमारे पास ऐसा ही का मान कितना है 5400। P का मान हमें नहीं पता है जो कि निकालना है, ये मूलधन होता है। दर कितना है 12%, समय है 3 और बटे में कितना जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे तो सॉरी 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 अठे 24, ठीक है। 12 एकम 12 और 12 15 180 होता है, 0 150, मतलब जो P का मान है फाइनली P का मान आ जाएगा 150 और ये बटे की राशि कहाँ में जाएगी, गुणे में जाएगी ऐसे। तो ये हो जाएगा कितना 15 और 000, ये काय का मान आ गया P का मान, मतलब टोटल कितनी राशि उधार ली थी, तो 15,000, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृति में आर एस समांतर है एम एन के तथा ए बी सी एक त्रिभुज है, यदि कोण एस ए बी, ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है एस ए बी 70 डिग्री और ए एन सी ए और सॉरी ए सी एन कितना 120 डिग्री, तो बी ए सी का मान क्या था बताओ, मतलब ये वाला मान हमको निकालना है। तो यार देखो ये वाला कितना हो गया 70, अब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि हम इतना जानते हैं जब दो रेखा समांतर हो तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो ये 120 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसी आधार पर ये 60 आ गया। अब हम इतना जानते हैं कि किसी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ पर ये वाला कितना दे रखा है 70 डिग्री, मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। ये वाला कितना आ गया 60 डिग्री। तो यार ये वाला देखो, अब इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो ये 60 और 60 120 130, तो ये वाला कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का, मतलब ये 50 डिग्री का आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और जिन लोगों को बोल रहा है समझ में ऐसा लग रहा होगा यार कि हम डायरेक्ट कर दे रहे, तो हमने रेखा और कोण, ठीक है, इस नाम से ज्योमेट्री के नाम से कम 7 से 8 लेक्चर डाले हैं, ठीक है, इसी एग्जाम के लिए, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। अगला है कि दी गई आकृति में वृहद कोण ए ओ बी कितना है 310 अंश। ये वाला जो कोण दे रखा है कितना दे रखा है 310, तो ये वाला उसने बोला कि x का मान बताओ। तो बहुत सिंपल है, हम इतना जानते हैं कि ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। अब ये पूरा का पूरा जब 360 डिग्री का होता है तो ये वाला जब कितने डिग्री का हो गया 310 डिग्री का, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री का। तभी तो 310 और 50 कितना हो जाएगा 360, मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 12 करनी 2 सेंटीमीटर है। तो देखो यार वर्ग होता है ऐसा कुछ, और इसकी भुजा अगर मैं a मानूं तो अपने अनुसार फॉर्मूले के अनुसार जो विकर्ण होता है कितना होता है a √2 होता है, ठीक है। अब यदि हम अपने अनुसार विकर्ण होता है a √2 और उनने दिया है कितना 16 करनी 2,
तो करनी 2 से करनी 2 कैंसिल, तो ए का मान आ गया कितना 16 और ए का मान 16 आ गया, मतलब वर्ग की भुजा 4 आ गई। और परिमाप की बात करें यार तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है कितना 4 गुणित भुजा मतलब ए, तो 4 का 4 और भुजा का मान है 16, तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64, मतलब 64 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परिमाप किसका वर्ग का। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात, अनुपात क्या दे रखा है यार हमें, तो 2:3:13, तो इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, इसको 13x मान लो। तो तीनों कोणों का योग अगर हम करें तो यार 2 और 3 5, 5 और 13 कितना हो जाएगा 18x। और ये अगर तीनों कोणों का अनुपात था तो हम इतना जानते हैं कि त्रिभुज के अगर 3 कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हमने इन तीनों के साथ x माना, इनको जोड़ा तो 18x आ गया, 18 से 18 कैंसिल, तो x का मान आ जाएगा 10 डिग्री और x का मान 10 डिग्री आ जाएगा। तो उसने बोला कि सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का अंतर बताओ, तो इसमें सबसे बड़ा कोण आ गया 13x और सबसे छोटा कोण आ गया 2x, इनका अंतर कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, तो 11 का 11 और x का मान लिखेंगे 10, मतलब कितने डिग्री का अंतर, तो 110 डिग्री का अंतर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यार कि एक घनाभ की 3 संलग्न तलों का क्षेत्रफल x, y और z है। ठीक है, मतलब ये एक घन है, ठीक है, ये एक घन है, इसकी 3 अलग अलग तलों का क्षेत्रफल, एक का सामने वाले का x मान लो, इधर का मान लो कितना y, और एक ऊपर वाले का हम मान लेते हैं z है। ठीक है, अलग अलग, ये सामने वाले का x, इधर वाले का y, ऊपर वाले का z। तो आयतन v है, घन इकाई है, तो क्या सही संबंध है, तो यार याद रखिए ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, इसका एक कैलकुलेटिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात। ठीक है, मान लो ये एक पहला शंकु हो गया और एक ये दूसरा शंकु, इनके आयतन का अनुपात कितना दे रखा है 1:4। वह अर्धव्यास का अनुपात, अर्धव्यास मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है यार, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 4, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 5, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। अब यार देखो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले शंकु की बात करूं तो उसके अगर देखो इसके आयतन की अगर हम बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1। दूसरे वाले शंकु के अगर मैं आयतन की बात करूं तो 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2, और इनके आयतन का अनुपात कितना दिया था 1:4, मतलब इसका 1 तो इसका कितना होगा 4। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैंने ये पहले वाले शंकु का आयतन, ये दूसरे वाले शंकु का आयतन, ये पहले वाले शंकु का आयतन, ये दूसरे वाले शंकु का आयतन लिखा, तो 1/3 से 1/3 पाई से पाई कट गया। ठीक है, यहां पर देखो अर्धव्यास मतलब पहले वाले की त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर h1 और दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर h2 बराबर से कितना है 1/4। तो h1/h2 बराबर से कितना हो जाएगा यार, तो 5 का वर्ग 25 और यहाँ 4 का वर्ग 16 और 16 चौक कितना 64, मतलब ऊंचाई का अनुपात कितना आ जाएगा तो 25:64, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक धावक वृत्ताकार मैदान में 5 चक्कर लगाकर कितना 880 मीटर दूरी तय करता है। तो देखो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो, तो ये वृत्त हुआ, एक चक्कर में दूरी तय करना मतलब 2 पाई r दूरी तय करना। उसने टोटल कितने लगाए 5 चक्कर लगाए, तो टोटल दूरी कितनी हो गई तो 880 हो गई। सॉल्व करेंगे यार, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 440, 5 से काटेंगे तो 5 40 और 5 कितना हो जाएगा 40। पाई का मान लिखेंगे तो 22/7 r का r, और इधर हमारे पास कितना है 88, 22 से कम 22 और 22 चौक 88 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, मतलब r का मान कितना आ जाएगा 28। पूछा क्या उसने यार तय करता है तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करो, तो मैदान की त्रिज्या क्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21वां यार की अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके, दूसरा है मिठाई देकर, थर्ड ऑप्शन है छात्रों को दंडित करके, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा के द्वारा। ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता मिठाई देकर, दंड देकर भी नहीं हो सकता है, शिक्षा के द्वारा भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर अभिभावकों से बात करेंगे। ठीक है, माता पिता से संपर्क करेंगे कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है स्कूल, और ये सारी चीजें जब एक दूसरे संपर्क करेंगे तब एक सामंजस्य बैठ पाएगा माता पिता और टीचर के बीच में, तब जाके वो बच्चों को रेगुलर स्कूल अगर भेज रहे होंगे नहीं भेज रहे होंगे जो भी कंडीशन होगी तो उसका निर्णय निकाला जाएगा। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बालक किस खेल में बल
व दूरी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है। सांप सीढ़ी, तो सांप सीढ़ी में बल तो लगेगा नहीं, दूरी तो रहेगी, इसलिए आंसर हो नहीं सकता। नंबर टोप, ठीक है। फिर ये क्या है यार, फिरकनी, फिरकनी से देखो यार ऐसी घिरनी ऐसी गोल गोल घूमेगी, ठीक है, इससे भी दूरी का पता नहीं लग पाएगा, ये आंसर हो नहीं सकता। गिल्ली डंडा, गिल्ली से देखो यार बल भी लगेगा और दूरी भी निकलेगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां कि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय में गणित उस स्थिति में नहीं होता है, ठीक है, गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे, पहला ऑप्शन है सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते, तो जहां पर भी कंठस्थ करने वाली बात होती है वही होता है गलत, और उसने यही पूछा कि क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वां होगा कि एक बालक अपनी अभ्यास पुस्तिका एक बालक अपनी अभ्यास पुस्तिका देखने से पता चलता है कि वहां वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए 2 पाई r सूत्र का प्रयोग किया है। ये तो बिल्कुल सही है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए 2 पाई r का प्रयोग करते हैं, तो यहां तक सही है। तथा अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए पाई r सूत्र का प्रयोग करता है, क्योंकि ये गलत है। अर्धवृत्त का जो टोटल क्या हो जाता है, देखो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाती है, तो पाई r प्लस 2r होती है, ये होती है अर्धवृत्त की परिधि, मतलब इन्होंने गलत यूज की है। अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने में छात्र द्वारा की जाने वाली त्रुटि का कारण है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा छात्र को योग संक्रिया का ज्ञान नहीं है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा छात्र को अर्धवृत्त की परिधि की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, क्योंकि देखो यार ये पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जब अर्धवृत्त की बात आती है तो देखो यार पूरे वृत्त की जो परिधि 2 पाई r है, तो आधा वृत्त की अगर हम ये वाले सर्कल की बात करें ओनली ये इतने की, ठीक है, तो ये वाले की कितनी हो जाएगी, पाई r हो जाएगी, और यहां से यहां तक जो त्रिज्या एक इधर और एक इधर r और r कितना 2r, और इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त की टोटल परिधि होगी, मतलब उसको अवधारणा क्या ज्ञात नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है यार कि कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए लाभ हानि का प्रकरण पढ़कर वह घर पर किसी वस्तु पर होने वाले लाभ हानि का पता लगा लेता, मतलब अगर टीचर ने पढ़ा दिया बच्चों को तो घर जाकर बच्चे किसी वस्तु का लाभ और हानि पता कर लेते हैं, यह प्राप्त उद्देश्य है, ठीक है। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और दक्षता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, मतलब जो ज्ञान प्राप्त करा है उन्हें बच्चे ने उसका उपयोग कर रहा है घर जाके, इसीलिए ज्ञान उपयोग की बात होगी, क्योंकि स्कूल में लाभ हानि पढ़ाया गया और घर पर वह बच्चा लाभ हानि का यूज कर पा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इस चीज से यह हमें पता चलता है यह उद्देश्य इसका ज्ञान उपयोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है 26वां कि बालक गणित के जिस क्षेत्र में कमजोर है वह कमजोरी को दूर करने के लिए दिया जाने वाला शिक्षण है, ठीक है, मतलब जो बालक है गणित के जिस क्षेत्र में कमजोर है वह कमजोरी को दिया जाने वाला शिक्षण है, ठीक है। तो देखो यार निदानात्मक कब यूज होता है, जब हम कोई कमी रह गई या कोई बच्चे ने त्रुटि करती उसका निदानात्मक ज्ञात करना, परंतु यहाँ पर देखो कमजोरी को दूर करना है, कमजोरी को दूर करना मतलब उसका उपचार करना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। जब भी हम गणित में किसी कमजोरी को दूर करते हैं तो उपचार करते हैं, परंतु बच्चे ने गलती करी और उस गलती को सुधारते हैं तो उसको निदानात्मक बोलता जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, क्योंकि वो कमजोर है और उसको अच्छा कंठस्थ कराना है, कहने का मतलब उससे चीजें सिखाना है, तो उपचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27वां होगा भास्कराचार्य की देन है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अंक पार्श्व का सिद्धांत, सेकंड हो जाएगा गोले का घनफल बराबर से गोले का क्षेत्रफल गुणित 1/6 व्यास, और सी ऑप्शन है यहाँ पर अनंत पार्श्व सिद्धांत, और फोर्थ है पाई का निकटतम मान, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पाई का निकटतम मान। क्वेश्चन नंबर 28वां है कि छात्र को विभिन्न गणितीय आकृतियां देकर, ठीक है, अलग अलग आकृति दे दी बच्चों को, उनमें से त्रिभुजाकार आकृति या अलग कराई जाती है, ठीक है, मतलब अगर हम त्रिभुजाकार आकृति को अलग करा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानात्मक, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर अवबोध आत्मक, और थर्ड हो जाएगा अनुप्रयोगात्मक, और फोर्थ है कौशलात्मक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर अवबोध आत्मक। अगला ऑप्शन है 29वां क्वेश्चन हो जाएगा इकाई उपागम, ठीक है, यूनिट प्लान किस शिक्षाविद ने दिया, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एसीचन ने, सेकंड है रॉबर्ट ब्रूस ने, थर्ड हो जाएगा एलन ने, फोर्थ हो जाएगा मॉरिसन ने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर मॉरिसन।
लास्ट क्वेश्चन है कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रेल, थर्ड है सेकंड है फ्रेड बेल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लुइस ब्रेल और फोर्थ है यह तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर यार, लुइस ब्रेल ने दिया था, नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।